अपनी शुरुआत से ही विवादों में घिरी अग्निपथ योजना एक बार फिर से चर्चा में है। दोस्तों, भारत की सीमा कुछ ऐसे देशों से लगती है जिनकी नज़र और नियत भारतीय भूभाग पर अधिकार करने का है। इसके लिए उन देशों द्वारा कई प्रयास भी किए जा चुके हैं। ऐसे में अग्निपथ योजना को शुरू करना कई सवाल खड़े करती है, जिसमें देश की सीमा सुरक्षा और उन नौजवानों की पूरी जिंदगी दांव पर लगी है जो इस योजना के तहत भर्ती हुए हैं। हालिया न्यूज़ और भारतीय सेना के द्वारा इस मुद्दे पर हाल ही में की गई समीक्षा इसमें बदलाव के संकेत दे रही है। इस बात को कहने से पहले हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए 2022 में शुरू की गई केंद्र सरकार की एक योजना है। आप जानते हैं, इसे सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने और पेंशन बिल को कम करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों को देश की तीनों सेवाओं में अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है और भर्ती किए गए युवा अधिकारी रैंक से नीचे के कैडर में 4 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। सभी अग्निवीर पदों के लिए आवेदन करने की आयु सीमा कम से कम 17.5 साल है और अधिकतम है 21 साल। हालांकि भर्ती वर्ष 2022-23 में अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष तक रखी गई थी। अब आते हैं उन खबरों के ऊपर जो इस योजना में बदलाव के संकेत दे रही हैं। दरअसल हालिया लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए के सहयोगी जेडीयू और एलजेपी ने अग्निपथ योजना पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से इसकी समीक्षा का आग्रह भी किया। इस बीच भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की है। भारतीय सेना द्वारा की गई यह समीक्षा अग्निवीरों को सुचारू रूप से शामिल करने और संचालन दक्षता से संबंधित थी। भारतीय सेना में नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत 25% से बढ़ाकर 60 से 70% करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा सेना ने सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने और तकनीकी क्षेत्रों में प्रवेश की आयु बढ़ाकर 23 साल तक करने का प्रस्ताव रखा है। यह भी सिफारिश की गई है कि प्रशिक्षण के दौरान निःशक्तता के लिए एक्स ग्रेशिया यानी अनुग्रह राशि दी जाए और इन अग्निवीरों का एग्जिट मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल एजेंसी की देखरेख में होना चाहिए। यदि कोई अग्निवीर युद्ध में मर जाता है तो उसके परिवार को सबसिस्टेंस अलाउंस यानी निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए। सेवा अवधि बढ़ाने से अग्निवीरों को जरूरी अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी विशेषज्ञता के बारे में चिंताओं का समाधान हो जाएगा। भारतीय सेना के सिफारिशों का उद्देश्य अग्निवीर एकीकरण में सुधार करना और परिचालन दक्षता को बनाए रखना है। लेकिन भारतीय सेना इस योजना को बंद करने के समर्थन में नहीं है, ये बात ध्यान देने वाली है। उनके हिसाब से अग्निपथ योजना को रोकने से सुरक्षा कर्मियों की संख्या में कमी हो सकती है और उससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। चलिए, अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से क्या ये बदलाव काफी हैं या इसमें और सुधार की गुंजाइश है? कमेंट करके जरूर बताएं। मरीजों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और इस क्षेत्र के इकोसिस्टम में पारदर्शिता लाना एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि सरकार के द्वारा किए जा रहे दावे और आंकड़े रियलिटी से कहीं दूर नजर आते हैं। इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य मंत्रालय और IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज NHCX शुरू करने जा रहे हैं। उन्हीं हेल्थ क्लेम की बात हम कर रहे हैं जो आजकल हम सभी के हेल्थ इंश्योरेंस में जबरदस्त रोल भी निभाता है। आप अस्पताल गए और आपके पास सरकारी या प्राइवेट लेवल पर हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो आप जानते ही हैं कि आपको ठीक ठाक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में NHCX को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किए जाने की बात हो रही है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के एक हिस्से के रूप में डेवलप किया जा रहा है। यह बीमा कंपनियों, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और सरकारी बीमा योजना प्रशासकों को एक मंच पर लाएगा। वर्तमान में बीमा कंपनियों के पास अलग अलग पोर्टल होते हैं जो अस्पतालों, मरीजों और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा दावों में देरी का कारण बनते हैं। वहीं NHCX कई बीमा पोर्टलों को एक साथ इंटीग्रेट करके अस्पतालों पर प्रशासनिक बोझ को कम कर देगा। यह लॉन्च होने के बाद इन्हीं दावों की प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा, एफिशिएंसी में सुधार करेगा और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। इससे मरीजों और पॉलिसी धारकों को लाभ होगा। वर्तमान में 12 बीमा कंपनियों और एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को NHCX के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है। NHCX स्वास्थ्य दावों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड हब के तौर पर काम करेगा और अस्पतालों और बीमाकर्ताओं के बीच पेपरलेस सुरक्षित बातचीत को सुविधाजनक बनाएगा। इसके अलावा कैशलेस क्लेम के लिए बीमा प्रोवाइडर को मरीज के डिस्चार्ज के 3 घंटे के भीतर क्लेम को प्रोसेस करना होगा।
इस तरह का सिस्टम 31 जुलाई तक पूरी तरह से शुरू होने की संभावना है, जिसमें कई अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। NHCX को प्रोत्साहित करने और इसे अपनाने के लिए सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहन की भी घोषणा की है। इसके तहत अस्पतालों को NHCX के जरिए लेन देन करने के लिए 500 रुपए की राशि पर क्लेम या क्लेम अमाउंट का 10% दिया जाएगा। सरकार ने इसकी घोषणा डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना के तहत की है। ये योजना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस योजना को डिजिटल हेल्थ ट्रांजैक्शन और डिजिटलाइजेशन ऑफ पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। इसके लक्ष्यों की बात करें तो यह स्वास्थ्य क्लेम में स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देगा। साथ ही जेब से होने वाले खर्चों को कम करना और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना भी इसका मकसद है। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं जिससे निपटना होगा, जैसे अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच संबंधों को बेहतर करना। इसके बिना NHCX अपने उद्देश्यों को पाने में असफल हो सकता है। वहीं मजबूत IT सिस्टम और उसके लिए वर्कफोर्स ट्रेनिंग पर भी काम करना होगा। इसके अलावा इसके लागू होने के बाद डेटा ब्रीच जैसे संभावित मुद्दे भी उभर सकते हैं। क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अंतहीन संघर्ष कभी थमेगा? क्या इनके युद्ध विराम का सपना हकीकत बन सकता है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नई पहल की, जिसने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव रखा है। जानिए कैसे यह प्रस्ताव न केवल गाजा में मानवीय संकट को कम करने का प्रयास करता है, बल्कि इजराइल लेबनान सीमा पर भी तनाव को कम करने और इजराइल की दीर्घकालिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव रखा है। इसमें इजराइल और हमास के बीच तत्काल युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग की गई है। इस प्रस्ताव पर विभिन्न देशों से मतदान का अनुरोध किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम के प्रस्तावों को कई बार रोका था। पिछले प्रस्तावों में अमेरिका ने युद्ध विराम के बजाय ग्राउंड लेवल की बातचीत को प्राथमिकता दी थी। इस वजह से अमेरिका को आंतरिक और वैश्विक स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने बीते 31 मई को युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक नई पहल शुरू की। इसमें 6 सप्ताह का युद्ध विराम प्रस्तावित किया गया। अमेरिका के इस मसौदा प्रस्ताव में हमास से युद्ध विराम को स्वीकार करने और बंधकों की रिहाई की शर्तें भी शामिल हैं। इसके अलावा गाजा के आबादी वाले क्षेत्रों से इजरायली सेना की वापसी पर भी जोर दिया गया है। यह प्रस्ताव मानवीय सहायता वितरण पर भी बल देता है और इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी हमास पर डालता है। यह समझौता गाजा में मानवीय संकट को कम करेगा और इजराइल लेबनान सीमा पर तनाव को कम करने में मदद करेगा। इससे अरब पड़ोसियों के साथ इजराइल के संबंध सुधरने की गुंजाइश होगी और इसकी दीर्घकालिक सुरक्षा मजबूत होगी। वर्तमान में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहे दक्षिण कोरिया ने इस प्रस्ताव की पुष्टि अभी तक नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने युद्ध विराम पर सहमति बनाने के लिए कई देशों की यात्रा भी की। इससे पहले भी युद्ध विराम के कई प्रयास किए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला जिसमें इजराइल को राफा में अपने आक्रमण को रोकने का आदेश दिया गया था। अल्जीरिया ने भी तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था। चलिए अगली खबर देखते हैं। लोगों को ठगने के लिए स्कैमर्स QR कोड फिशिंग या फिर क्विशिंग का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं। इसके चलते UPI धोखाधड़ी के मामले 2022 में 15,000 से बढ़कर 2023 में 30,000 हो गए। QR कोड का इस्तेमाल तो आप रोज करते ही होंगे। आपने देखा होगा कि इसमें एक प्रकार का बारकोड होता है जिसे स्कैन करते हैं और आप किसी वेबसाइट या ऐप पर पहुंच जाते हैं। धोखेबाज इस तकनीक का दुरुपयोग करते हैं और आपको नकली वेबसाइट पर भेजकर आपकी जानकारी चुरा लेते हैं। यह बैंक खातों की जानकारी या पासवर्ड कुछ भी हो सकता है। अब हैकर्स एक नई चाल चल रहे हैं जिसे कंडीशनल QR कोड रूटिंग हमला कहते हैं। इसका मतलब है कि वे खास तरीके से QR कोड का उपयोग कर रहे हैं जिससे लोगों को फंसाया जा सके। इसकी पहचान साइबर सिक्योरिटी फर्म चेकपॉइंट ने की है। ये कैसे काम करता है, इसे एक बार देख लेते हैं। स्कैमर्स एक QR कोड बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल सही लगता है। जब आप इसे अपने फ़ोन से स्कैन करते हैं तो ये आपको एक नकली वेबसाइट पर ले जाता है। यह बिल्कुल असल वेबसाइट जैसी लगती है क्योंकि इसमें कंपनी का लोगो और आपका नाम भी हो सकता है। आप सोचते हैं कि यह वेबसाइट असली है, इसलिए आप वहां अपनी निजी जानकारी जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स आदि भर देते हैं। इस तरह आपकी सारी जानकारी चोरी हो जाती है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में एक वायरस यानी मैलवेयर भी आपके फ़ोन में आ सकता है जो आपके फ़ोन की जानकारी भी हैकर्स तक पहुंचा सकता है। हैकर्स इस चाल का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ही व्यक्तिगत और सटीक होता है। लोग जल्दी से इस पर भरोसा कर लेते हैं और अपनी जानकारी भर देते हैं। ये हमला बहुत ही जल्दी और बड़े पैमाने पर लोगों को फंसा सकता है। इसलिए किसी भी QR कोड को स्कैन करने से पहले सुनिश्चित किया कीजिए कि वो सुरक्षित है और अगर वो अनजान या संदिग्ध लगे
तो भाई स्कैन मत कीजिए। ऐसा करके आप इस तरह के हमलों से बच पाएंगे। QR कोड फिशिंग हमलों से बचने के लिए जागरूकता और सावधानी जरूरी है। क्या आपने कभी इस तरह के हमले का सामना किया है? अगर हाँ, तो अपने अनुभव और सुरक्षा उपायों के बारे में कमेंट करके हमें बताइए। आइए अब बात करते हैं आज के टर्म ऑफ द डे की। आज का टर्म ऑफ द डे है निरुक्त। निरुक्त वैदिक साहित्य के यानी शब्द व्युत्पत्ति से जुड़ा शब्द है। यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। यह भाषा विज्ञान से संबंधित है। कठिन वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या करने के लिए यास्क ने इसकी रचना की और इसकी रचना का समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसे भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें शब्दों के अर्थ निकालने के लिए छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं और इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन किया गया है। यदि इसके महत्व की बात करें तो व्याकरण और कल्प की तुलना में निरुक्त अधिक महत्वपूर्ण है। व्याकरण से केवल शब्द का ज्ञान होता है, कल्प से केवल मंत्रों के बारे में पता चलता है, वहीं निरुक्त से शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निपथ योजना को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए 2021 में शुरू किया गया था। इसमें चयन के लिए आयु सीमा 17.5 यानी 17.5 साल से 21 साल है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा? आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, अंतरिक्ष मिशन तृष्णा पर इसरो किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस या फिर अमेरिका? सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला प्रश्न था, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 2017, 18, 19 या फिर 20? सही जवाब है ऑप्शन सी, 2019। विद्यार्थियों को देश का भविष्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हीं के कंधों पर देश की जिम्मेदारी है। यही विद्यार्थी देश को ऊंची ऊंची बुलंदियों पर ले जाएंगे। लेकिन ये बातें और जमीनी हकीकत कुछ उतना ही अंतर है इन दोनों में जितना धरती और आसमान में। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से पेपर लीक होना, भर्ती प्रक्रिया या एंट्रेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी करना एक आम घटना सी हो गई है। वहीं ऐसी समस्या को और जटिल बना देता है ये सिस्टम और सिस्टम में बैठे हुए कुछ करप्ट लोग। क्योंकि ऐसे में एक विद्यार्थी कहां जाए, इसका एक अंतिम विकल्प बचता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट भी कोई ठोस कार्यवाही न करे तो ऐसे में अब विद्यार्थी क्या करें? इसके जवाब में कुछ कहना मुश्किल है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नीट 2024 परीक्षा की। खबर पर आने से पहले चलिए सारे घटनाक्रम को जान लेते हैं, जिससे मुद्दे को समझना आसान होगा। नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा, यह भारत में एक मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। इसे सालाना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा आयोजित किया जाता है और इस साल की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। इसमें 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। उस समय भी पेपर लीक होने के आरोप लगे थे और देश भर में कई छात्रों ने, विद्यार्थियों ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन वो बात आई गई हो गई। लेकिन हाल ही में इसका रिजल्ट आया, जिसके बाद से ही यह विवाद और ज्यादा बढ़ गया। विवादों के कारण को हम एक एक पॉइंट करके समझ लेते हैं। सबसे पहला विवाद है, 67 छात्रों ने पूर्ण 720 में से 720 अंक प्राप्त किए। दूसरा विवाद है, विद्यार्थियों ने 718, 719 अंक प्राप्त किए, जो कि नीट मार्किंग सिस्टम के अनुसार असंभव है। तीसरा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी आंसर की। चौथा, परिणामों की शीघ्र घोषणा, अर्थात निर्धारित तिथि रिजल्ट निकालने की 14 जून थी, लेकिन 10 दिन पहले ही परिणाम प्रकाशित कर दिया गया। उसके अलावा एक अन्य विवाद ग्रेस मार्क्स को लेकर भी है। हम यहाँ अंकों की गड़बड़ी को देख लेते हैं, जिसे एक आम व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। जैसे नीट की परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं। इनमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का दंड होता है। इसका अधिकतम स्कोर है 720। वहीं हमने ऊपर बताया था कि 718 और 719 अंक भी मिले हैं विद्यार्थियों को। अब यदि वह एक प्रश्न छोड़ता है तो उसके अंक 716 होने चाहिए, और यदि वो एक गलत कर देता है तो उसके अंक होने चाहिए 715। यानी 718 और 719 अंक किस आधार पर दिए गए, इसका कोई भी आधार नजर ही नहीं आता। पारदर्शिता की कमी और नतीजों में विसंगतियां नीट परीक्षा प्रक्रिया की गहन जांच की मांग करती हैं। इन्हीं के चलते विवाद और बढ़ा, जिसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इन आरोपों का जवाब देने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कथित पेपर लीक और 1543 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स में आई अनियमितताओं के बारे में जवाब भी मांगा है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि एक पैनल ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड मुद्दे की समीक्षा करेगा। एनटीए ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स परीक्षा के लिए योग्यता मानदंडों को प्रभावित नहीं करते। साथ ही यह भी कहा कि गठित पैनल 1 सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें देगा और संभव है कि परिणाम संशोधित किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक बात जो आपके लिए जानना जरूरी है और वो है तमिलनाडु सरकार ने नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति ए के राजन द्वारा की गई थी। व्यापक डेटा विश्लेषण और छात्रों, अभिभावकों और जनता से प्राप्त इनपुट के आधार पर समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। अब आप भी देखिए, पूरी खबर हो जाने के बाद भी एक मुद्दा जो आपसे भी छूट गया और वर्तमान घटनाक्रम से भी, जिससे सभी का ध्यान पूरी तरह से हट गया है, वो है पेपर लीक का मामला। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि खबरों से मुख्य मुद्दा ही गायब हो जाए, क्योंकि यहां भी इतने सारे विद्यार्थियों को पूर्ण अंक मिलना मन में संशय जरूर पैदा करता है। FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन ने हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार दुनिया में एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि पारंपरिक मछली पकड़ने से ज्यादा हो गई। यह बदलाव दिखाता है कि अब लोग एक्वेटिक एनिमल की खेती पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चलिए इस रिपोर्ट के कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डाल लें। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 नाम की इस रिपोर्ट में बताया गया कि पहली बार एक्वाकल्चर उत्पादन ने पारंपरिक मत्स्य पालन को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट पर आने से पहले आप एक्वाकल्चर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि का मतलब है मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियंस और जलीय पौधों की खेती। और यहाँ खेती का मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए सुधारों से है, जैसे नियमित स्टॉकिंग, फीडिंग, उनकी सुरक्षा इत्यादि। अब आते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर। एक्वाकल्चर उत्पादन करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत का भी स्थान आता है। भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया जैसे देश इस सूची में शामिल हैं। ये देश मिलकर वैश्विक एक्वाकल्चर उत्पादन में लगभग 90% का योगदान देते हैं। 2022 में एक्वाकल्चर उत्पादन कुल 13.09 मिलियन टन था, जिसमें 51% हिस्सा एक्वेटिक एनिमल का था। ये आंकड़े जलीय कृषि में बढ़ती विश्व जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता को दर्शाते हैं। यह पिछले 5 दशकों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली खाद्य उत्पादन प्रणाली है। भारत के दृष्टिकोण से यदि इस रिपोर्ट को देखें तो 2022 में भारत में पाई जाने वाली कतला मछली प्रजाति शीर्ष 10 प्रजातियों में 8वें स्थान पर थी। ये मछलियां शुरू में उत्तर भारत की नदियों में ही पाई जाती थी, लेकिन अब पूरे भारत में इनकी मौजूदगी है। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार की पहाड़ी नदियों में भी ये पाई जाती हैं। अब हम इस बात पर आते हैं कि एक्वाकल्चर की ओर बढ़ना क्यों जरूरी है। दरअसल एक्वाकल्चर में पृथ्वी और मानव के स्वास्थ्य में सुधार करने की क्षमता है, बशर्ते इसे पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से प्रोत्साहित करें। एक्वाकल्चर में खाद्य सुरक्षा और पशु कल्याण पर भी विचार किया जाता है। दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रोटीन का मेन सोर्स होने के कारण एक्वेटिक एनिमल का महत्व बढ़ा है और इन खाद्य पदार्थों की वैश्विक प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 2022 में कुल 20.7 केजी हो गई, जो 1961 में मात्र 9.1 केजी थी। आने वाले वर्षों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। आइए अब एक नजर FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन पर डालें। 1945 में स्थापित खाद्य और कृषि संगठन FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम और IFAD यानी कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष भी इसमें शामिल है। यह वैश्विक भूखमरी की समाप्ति और पोषण तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को लीड करती है। इसका लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना है। 130 से ज्यादा देशों में कार्यरत FAO की सदस्य संख्या 195 है। खुद का घर होना हर एक परिवार का सपना होता है। इसी को ध्यान में रखकर नई सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी भारत में 3 करोड़ और घरों को बनाने की मंजूरी दी है। खबर को विस्तार से समझने से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानना होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के दो हिस्से हैं, इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। एग्जाम के लिहाज से इनके मंत्रालय भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का नोडल मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। यदि हम इसकी अभी तक उपलब्धि को देखें तो पिछले 10 सालों में PMAY ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4.21 करोड़ घर सुनिश्चित किए हैं। अब हम आते हैं खबर पर। मंजूर किए गए 3 करोड़ घरों में से 2 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनेंगे, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ घरों का निर्माण होगा। उपलब्ध घरों में शौचालय, LPG कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और जल कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं होंगी, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के तहत सुनिश्चित होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हर लाभार्थी को मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपए और पहाड़ी राज्यों, मुश्किल इलाकों, आदिवासी और पिछड़े जिलों में 1,30,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। केंद्र सरकार ने दी जाने वाली इस सहायता को लगभग 50% तक बढ़ाने का फैसला किया है, अर्थात मैदानी क्षेत्रों में अब 1.8 लाख रुपए और पहाड़ी राज्यों, मुश्किल इलाकों और आदिवासी जिलों में 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। वहीं इस योजना के तहत केंद्र और राज्य मैदानी इलाकों में 60:40 के अनुपात में आर्थिक मदद देते हैं, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों, 2 हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर के लिए यह अनुपात 90:10 का है। केंद्र सरकार लद्दाख और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के तहत बनने वाले घरों के लिए 100% सहायता करती है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया है और ये बैठक 10 जून को रूस के निजनी नोवगोरोड में आयोजित की गई थी। इसमें ब्रिक्स देशों के मंत्रियों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। यह बैठक ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरीय बैठक थी। इसमें 2023 में शामिल हुए नए सदस्य देशों यानी कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE ने भाग लिया। भारत ने भी इन देशों का ब्रिक्स में शामिल होने पर वार्म वेलकम किया है। आमतौर पर विदेश मंत्री ऐसी बैठकों में भाग लेते हैं। चूंकि भारत में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल ही रही है, इसलिए भारतीय विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस नहीं जा पाए। इसलिए इस बैठक में भारत का नेतृत्व किया वरिष्ठ राजनयिक दम्मू रवि ने। बैठक का मुख्य मकसद ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और वित्तीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना था। इसके अलावा अफ्रीकी इकाइयों को समर्थन देने और महाद्वीप में शांति प्रयासों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के लिए समर्थन पर भी बातचीत की गई। इस पूरी बैठक में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, जिसमें पहला मुद्दा स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना था। इसके लिए उन्होंने जोहान्सबर्ग 2 घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को स्थानीय मुद्राओं, भुगतान साधनों और प्लेटफॉर्मों के मुद्दे पर विचार करना चाहिए और ब्रिक्स नेताओं को इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा रहा न्यू डेवलपमेंट बैंक का विकास करना। इसके लिए बैठक में मंत्रियों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB को एक नई प्रकार की बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में विकसित करने की बात कही। यहाँ हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा जान लें। इसे 2014 में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था, जो कि पहले ब्रिक्स विकास बैंक के रूप में जाना जाता था। तो चलिए एक बार फिर हम ब्रिक्स बैठक पर आते हैं। बैठक के अंत में संयुक्त वक्तव्य में 3 मुख्य स्तंभों यानी राजनीतिक और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त और सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान प्रदान पर बल दिया गया और इन स्तंभों पर ब्रिक्स रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि ब्रिक्स क्या है। दरअसल ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है। तो प्रारंभ में नाम इसका ब्रिक था और दक्षिण अफ्रीका जब शामिल हो गया तो नाम हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स के सभी लेटर देश के नाम को बताते हैं। B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। 2023 में मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सऊदी अरब और इथोपिया भी इस समूह में शामिल हो गए हैं और इस सूचना को आप बिल्कुल याद रखिएगा। आइए अब जल्दी से देखें आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। आज का टर्म ऑफ द डे है खम्स। खम्स को माल ए गनीमह के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकाल में इसे एक तरह का टैक्स माना जाता था। यह लूट तथा भूमि में गड़े खजाने में राज्य का 20% हिस्सा था, जबकि बाकी का 80% हिस्से पर सैनिकों या फिर खजाना ढूंढने वालों का अधिकार होता था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने
खम्स के हिस्सेदारी में बदलाव कर इसका 80% भाग राज्य के लिए तय कर दिया और सैनिकों के लिए 20% भाग ही छोड़ा। फिरोज तुगलक ने इस्लामी परंपरा के मुताबिक फिर से 20% हिस्सा राज्य के लिए तय किया। वहीं सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में अपना हिस्सा नहीं लिया। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया था, अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निपथ योजना को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए 2021 में शुरू किया गया था। इसमें चयन के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला कथन, दूसरा कथन सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कथन 2 सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा? और सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। 2023-24 में 6.6 लाख यानी 6,60,000 से ज्यादा पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ पेंशन के लिए अपने डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को सत्यापित करने के लिए फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यह पिछले साल के 2.1 लाख से 200% ज्यादा है। दरअसल ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को राहत देते हुए नियमों में कई तरह के बदलाव किए थे। इनमें एक सुविधा है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसने पेंशन प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है। ईपीएफओ बायोमेट्रिक आधारित डीएलसी स्वीकार करता है। इसके लिए पेंशनर्स को किसी बैंक, डाकघर या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि हर साल जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे ही सबमिट हो जाता है। इसके लिए ईपीएफओ ने 2015 में डीएलसी पेश किए थे और जुलाई 2022 से इसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को अपनाया था। इसके बाद फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग जीवन प्रमाण पत्र के प्रमाण के रूप में किया जाने लगा। अब बात करते हैं उस प्रोसेस की जिसने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया। पेंशनर्स अपने स्मार्टफोन पर चेहरे की पहचान के लिए 2 एप्लीकेशन आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए ऑपरेटर प्रमाणीकरण की जरूरत होती है। मोबाइल स्क्रीन पर डीएलसी सबमिशन की पुष्टि की जाती है, जिसमें जीवन प्रमाण आईडी और पेंशन भुगतान आदेश नंबर दिया जाता है। इस प्रोसेस में यूज हुई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को भी जान लेते हैं। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक बायोमेट्रिक्स आधारित तकनीक है जो किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने के लिए उसके चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करती है। यह उपयोगकर्ता के चेहरे की स्कैनिंग और उसके फेस प्रिंट के संग्रहित डिजिटल टेम्पलेट का मिलान करता है। यदि लाइव कैप्चर और फेस प्रिंट सेम होते हैं तो यह आगे की प्रक्रिया के लिए एक्सेस देता है, और मैच नहीं किया तो एक्सेस डिनाई कर दी जाती है। इस तकनीक को कारगर बनाने में सोफिस्टिकेटेड सेंसर, कंप्यूटर विजन कैपेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम और बायोमेट्रिक्स मॉडलिंग की भूमिका होती है। और इस पूरी प्रक्रिया में 4 मुख्य चरण हैं, जैसे चेहरे को पहचानना, विश्लेषण और मैपिंग करना, एनक्रिप्टेड फेस प्रिंट क्रिएशन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। फेशियल रिकॉग्निशन और फेशियल वेरिफिकेशन अपनी उपयोगिता के आधार पर अलग होते हैं। दोनों ही तकनीक चेहरे को स्कैन करने और उसकी पहचान स्थापित करने के लिए मौजूदा डेटाबेस में मौजूद इमेज के साथ मिलान करने पर निर्भर करते हैं। फेशियल वेरिफिकेशन का उपयोग 1-to-1 वेरिफिकेशन के लिए होता है, जबकि फेशियल रिकॉग्निशन में चेहरे की पहचान 1-to-n यानी एक का कई के साथ मिलान करने के आधार पर की जाती है। अर्थात फेशियल वेरिफिकेशन में डेटाबेस में आपकी इमेज से ही मिलान किया जाता है। यह पुष्टि करता है कि आप असली हैं, जबकि फेशियल रिकॉग्निशन में किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसके फेस को डेटाबेस में मौजूद कई सारी इमेजेस के साथ मिलान किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि में व्यक्ति की पहचान करने के लिए होता है। नीति आयोग ने भारत में इनोवेशन और स्थिरता को बढ़ावा देने के मकसद से 2 पहल शुरू किए हैं, उनकी घोषणा की है। इन 2 पहलों में यानी MICDK चैलेंज 4.0 और इनोवेशन फॉर यू हैंडबुक के 5वें संस्करण को अटल इनोवेशन मिशन के तहत लॉन्च किया गया है।
आइए दोनों पहलों के बारे में एक एक करके जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AIMICD के वाटर चैलेंज 4.0 की। यहाँ AIM का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन और ICDK का कोलैबोरेशन विद द इनोवेशन सेंटर डेनमार्क से है। IDWC 4.0 भारत और डेनमार्क वाटर चैलेंज का 4th एडिशन है। इसका मोटिव नए समाधानों के जरिए भारत की वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम का हल खोजना है। इसका पहला एडिशन 2020-21 में आयोजित हुआ था। साथ ही इस पहल को भारत डेनमार्क द्विपक्षीय ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एक हिस्से के रूप में भी जाना जाता है। यह पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच 5S को शामिल करती है। क्या है ये 5S? 5S का मतलब है स्किल, स्केल, स्कोप, सस्टेनेबिलिटी और स्पीड। इससे वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए डेनिश और भारतीय उद्यमियों के स्किल को आपस में जोड़ा जा सकता है। साथ ही भारत और डेनमार्क सहित पूरी दुनिया के लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। इसके तहत चयनित टीमें भारतीय समूह का गठन करेंगी जो वैश्विक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एक्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस दौरान ये 9 देशों के अग्रणी विश्वविद्यालयों और नवाचार केंद्रों के युवा प्रतिभाओं के साथ जुड़ेंगी, जिसमें भारत, डेनमार्क, केनिया, कोरिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, घाना, कोलंबिया और मैक्सिको शामिल है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप तो स्टडी IQIS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो 10 जून से शुरू हुए बैच में 15 जून तक एडमिशन जारी है और अभी चल रहे स्पेशल ऑफर का लाभ उठाकर 25,999 रुपए में आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। आज दुनिया भर में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन बाल श्रम के मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचने और बच्चों की सुरक्षा के लिए उपायों का पुरजोर समर्थन करता है। इसके अलावा यह दिन हजार्डस ऑक्यूपेशन यानी खतरनाक कारोबार में उनके रोजगार को खत्म करने पर जोर देता है। इस साल यह दिन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन को अपनाने की 25वीं वर्षगांठ मनाने पर केंद्रित है। यह सभी हितधारकों को बाल श्रम पर 2 मौलिक कन्वेंशन नंबर 138 और 182 के कार्यान्वयन में सुधार करने का अवसर भी देता है। यह कन्वेंशन रोजगार या कार्य में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर से संबंधित थे। अब बाल श्रम क्या होता है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। सीधी भाषा में किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाना और उसे खतरे में डालना बाल श्रम का हिस्सा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय विधान का उल्लंघन मानते हैं। ऐसे में बच्चे या तो स्कूली शिक्षा से वंचित होते हैं या उन्हें स्कूली शिक्षा और काम का दोहरा बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि इसमें घर के कामों में अपने माता पिता की मदद करना, पारिवारिक व्यवसाय में सहायता करना या स्कूल के बाद और स्कूल की छुट्टियों के दौरान जेब खर्च कमाना आदि जैसी गतिविधियां शामिल नहीं होती। इस साल बाल श्रम निषेध दिवस की थीम लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर रखी गई है। बाल श्रम निषेध दिवस के इतिहास पर अगर गौर करेंगे तो इसे मनाए जाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने 2002 से की थी। ILO ने इस दिन को बाल श्रम को खत्म करने और बच्चों को शोषण से बचाने के लिए सामूहिक कार्रवाई पर जोर देने के लिए चुना था। इसका मकसद सरकारों, एम्प्लॉयर्स, श्रमिकों, सिविल सोसाइटी और लोगों को बाल श्रम से मुक्त विश्व बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वर्तमान में 16 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी में लगे हैं, यानी दुनिया भर में 10 में से लगभग 1 बच्चा बाल मजदूरी में लगा है। अफ्रीका में तो बाल श्रम में लगे बच्चों की कुल संख्या 7.2 करोड़ है, जो दुनिया में सबसे ऊपर है, और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 6.2 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। यदि हम अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र को मिला दें तो बाल श्रम में लगा हर 10 में से 9वां बच्चा इन्हीं क्षेत्रों से आता है। अब यदि हम विशेष रूप से भारत की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 5 से 14 साल की आयु के लगभग 43,53,000 बच्चे बाल श्रम में लगे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य 8.7 को अपनाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2025 तक बाल मजदूरी के सभी रूपों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई थी। इस टॉपिक के महत्व को समझने के लिए यूपीएससी द्वारा 2018 में पूछे गए प्रश्न को देखिए। प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 138 और 182 किससे संबंधित हैं? बाल श्रम,
वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि प्रथाओं का अनुकूलन, खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का विनियमन, या फिर कार्यस्थल पर लिंग समानता। और सही जवाब आपको पता है, ऑप्शन ए यानी बाल श्रम। IISc के शोधकर्ताओं ने ग्राउंड वाटर से हेवी मेटल कंटैमिनेंट हटाने का एक नया तरीका विकसित किया है। यह 3 चरणीय प्रक्रिया आर्सेनिक जैसे हेवी मेटल को ग्राउंड वाटर से निकालती है तथा निकाले गए हेवी मेटल का पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटारा भी करती है। इससे ये धातु वापस ग्राउंड वाटर में नहीं पहुंचते। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के 21 राज्यों के 113 जिलों में आर्सेनिक स्तर और 23 राज्यों के 223 जिलों में फ्लोराइड स्तर निर्धारित सीमा से अधिक हैं। ये कंटेमिनेंट्स मानव और पशु स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनका प्रभावी रूप से हटना और सुरक्षित निपटान जरूरी है। इस प्रणाली की सरलता इसे आसानी से स्थापित और संचालित करने योग्य बनाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे आसानी से लागू किया जा सकता है। अब हम अन्य तकनीकों के बारे में जानते हैं जो इसी तरह ग्राउंड वाटर से कंटेमिनेंट्स को हटाने में मदद करती हैं। पहला है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम यानी RO सिस्टम, जिसमें पानी को हाई प्रेशर के जरिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है। यह हेवी मेटल और अन्य रसायनों को रोकता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोकोएगुलेशन प्रक्रिया में पानी में धातु की प्लेटों के माध्यम से विद्युत का प्रवाह किया जाता है, जिससे पॉल्यूटेंट्स अलग हो जाते हैं। वहीं नैनो फिल्ट्रेशन एक उन्नत झिल्ली आधारित तकनीक है जो छोटे अणुओं और आयनों को हटाने में सक्षम है, जिससे आर्सेनिक और नाइट्रेट्स को प्रभावी रूप से हटाया जा सकता है। इसके अलावा बायो रेमेडिएशन भी एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है, जिसमें जीवाणु, कवक या पौधों का उपयोग करके पॉल्यूटेंट्स को हटाते हैं। इसी तरह फाइटो रेमेडिएशन में पौधों का उपयोग करके मिट्टी और पानी से पॉल्यूटेंट्स को हटाया जाता है। आयन एक्सचेंज रासायनिक प्रक्रिया भी एक तकनीक है, जिसमें पानी में मौजूद अवांछित आयनों को हटाने के लिए रेजिन का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से हेवी मेटल और हार्डनेस पैदा करने वाले आयनों को हटाने में प्रभावी है। IISc की नई प्रक्रिया और इन विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर में वापस पॉल्यूटेंट्स न जाएं और मानव तथा पशु स्वास्थ्य को कोई हानि न पहुंचे। इन सभी उपायों का संयुक्त उपयोग एक सुरक्षित और स्वच्छ जल स्रोत की ओर बड़ा कदम हो सकता है। आइए अब बात करते हैं आज के टर्म ऑफ द डे की। आज का टर्म ऑफ द डे है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एक ऐसी चुनावी व्यवस्था है जिसमें एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, या यूं कहें कि सबसे आगे रहने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। इसे साधारण बहुमत प्रणाली या फिर प्लूरैलिटी सिस्टम यानी बहुलता प्रणाली के रूप में भी जानते हैं। इसमें यह मायने नहीं रखता कि जीत का अंतर क्या है या उसे कितना वोट परसेंटेज प्राप्त हुआ है। न ही इसमें जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत यानी 50% प्लस 1 वोट प्राप्त करना होता है। जो आगे है वो जीत जाएगा। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को मनाए जाने की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के द्वारा, 2004 में ILO के द्वारा, 2002 में संयुक्त राष्ट्र यानी UN के द्वारा, या फिर 2004 में UN के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और तकनीक का अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद, यूरोपीय संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि संगठन। और अगला प्रश्न था, ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं, या फिर दोनों कथन गलत हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीता पुनर्वास परियोजना के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे यह कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत का दूसरा चीता आवास बन जाएगा। इसके लिए केन्या और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने पहले गांधी सागर में स्थितियों का आकलन किया। इस नए आवास में चीतों के लिए शिकार की कमी ना हो, इसके लिए कान्हा, सतपुड़ा और संजय बाघ अभयारण्य से शिकार के जानवरों को गांधी सागर में स्थानांतरित किया गया है। दरअसल भारत में चीतों की वापसी के लिए महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास परियोजना शुरू की गई।
इसके तहत सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो नेशनल उद्यान में 8 नामीबियाई चीते लाए गए। इन चीतों में 5 फीमेल और 3 मेल शामिल थे। इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए थे। अब इन 20 वयस्क चीतों में से केवल 13 ही जीवित बचे हैं। अभी कुनो में 26 चीते हैं, जिनमें वहां पैदा हुए 13 शावक भी शामिल हैं। यदि हम भारत में चीतों का इतिहास देखें तो नवपाषाण काल से यहां इनकी मौजूदगी का पता चलता है, जिसका प्रमाण मध्य प्रदेश के मंदसौर में पाई गई एक गुफा पेंटिंग से मिलता है। इसका नाम संभवतः संस्कृत शब्द चित्रक से लिया गया है, जिसका अर्थ है धब्बेदार। ऐतिहासिक रूप से चीते भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे लखनऊ, जयपुर, मैसूर, काठियावाड़ में पाए गए हैं। 1947 में कोरिया रियासत के शासक रामानुज सिंहदेव द्वारा अंतिम 3 एशियाई चीतों का शिकार किया गया। इसके बाद से भारतीय प्राकृतिक क्षेत्र में चीतों को विलुप्त माना जाने लगा और भारत सरकार ने भी वर्ष 1952 में आधिकारिक तौर पर चीता को विलुप्त घोषित कर दिया। अब गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में भी जान लेते हैं। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों के उत्तरी सीमा पर स्थित है। राजस्थान राज्य से सटा यह अभयारण्य 368.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके आसपास 2500 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र भी मौजूद है। यह अभयारण्य खिथियार गिरी शुष्क पर्णपाती वर्ण परिस्थितिकी क्षेत्र में स्थित है। इसे वर्ष 1974 में अधिसूचित किया गया था तथा 1984 में अभयारण्यों की सूची में शामिल किया गया। चंबल नदी अभयारण्य से होकर बहती है और इससे 2 भागों में विभाजित करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 साल पुराने लाल किला हमला मामले में दोषी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की दया याचिका खारिज कर दी है। हालांकि विशेषज्ञ अभी भी कयास लगा रहे हैं कि आर्टिकल 32 के तहत अभी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इसके लिए सजा में देरी के आधार पर अपनी सजा में छूट की मांग की जा सकती है। अब हम विस्तार से राष्ट्रपति की दया याचिका को जानने से पहले इस घटनाक्रम पर एक बार नजर डाल लेते हैं। दिसंबर 2000 में आतंकवादियों ने लाल किला परिसर में घुसपैठ कर वहां ताबड़तोड़ गोलाबारी की, जिससे वहां तैनात 7 राजपुताना राइफल्स यूनिट के 3 सैन्यकर्मी मारे गए थे। हमले के कुछ दिन बाद मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद आरिफ को अन्य आतंकवादियों के साथ मिलकर हमले की साजिश रचने का दोषी पाया गया और ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2005 में उसे मौत की सजा सुनाई, जिसके बाद विभिन्न कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेंचों के सामने मामला पहुंचा, लेकिन उसकी सजा को बरकरार रखा गया। चलिए अब हम एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक को भी देख लें, जो इस न्यूज में हमने शुरुआत में हाईलाइट किया था, और वो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, जिसे दया याचिका भी कह दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में इसकी चर्चा की गई है। इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति को अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने अथवा कम करने की शक्ति होगी। इन शक्तियों में पहली है पार्डन यानी कि क्षमादान। इस प्रकार के क्षमादान में दोषी की सजा माफ कर दी जाती है। दूसरी है कॉम्यूटेशन यानी लघुकरण, जहां सजा के प्रकार को बदलकर हल्के प्रकार का दंड दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना। तीसरा है रिमिशन यानी परिहार। इसमें दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है, जैसे 10 साल की सजा को 8 साल कर देना। गौरतलब है कि परिहार क्षमादान मृत्युदंड पर लागू नहीं होता। चौथा है रिस्पाइट यानी विराम, मानवीय परिस्थिति या विशेष परिस्थिति के आधार पर क्षमादान देना। और अंतिम है रिप्राइव यानी प्रविलंबन, सजा को लागू होने से रोक देना, विशेषकर मृत्युदंड को। क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा व्यवहार में गृह मंत्री की सलाह पर किया जाता है। अपराधी को राष्ट्रपति के सामने मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होता, तथा यदि राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमादान देता है तो वह अपने निर्णय का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति सामान्य परिस्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं आती, लेकिन यदि राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावना अथवा भेदभावपूर्ण हो तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस,
हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो 10 जून से शुरू हुए बैच में 15 जून तक एडमिशन जारी है और अभी चल रहे स्पेशल ऑफर का लाभ उठाकर 25,999 रुपए में आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। हम सब ने न्यूज एट 9 के हालिया एपिसोड में नीट 2024 में हो रहे विवाद को विस्तार से समझा था। इसी घटनाक्रम में कुछ बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट पर आने से पहले उन विवादों को एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं जो इस परीक्षा से जुड़े हैं। सबसे पहला विवाद इस बात को लेकर के था कि 67 छात्रों ने पूर्ण 720 अंक प्राप्त किए। दूसरा विवाद ये रहा कि कुछ विद्यार्थियों ने 718 से 719 अंक प्राप्त किए, जो कि नीट मार्किंग सिस्टम के अनुसार असंभव था। तीसरा विवाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी आंसर की से जुड़ा रहा। चौथा विवाद था परिणामों की शीघ्र घोषणा, अर्थात इसकी निर्धारित तिथि 14 जून थी, लेकिन 10 दिन पहले परिणाम प्रकाशित कर दिया गया। इसके अलावा एक अन्य विवाद ग्रेस मार्क्स को लेकर के भी रहा। हमने ये भी बताया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक पैनल का गठन किया है जो अपनी सिफारिशें देगा और उन्हीं सिफारिशों के आधार पर परिणाम संशोधित किए जा सकते हैं। अब हम आते हैं हालिया घटनाक्रम पर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा गठित पैनल ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इन सुझावों के अनुसार 1563 विद्यार्थियों के स्कोर कार्ड रद्द कर देने और उन्हें वापस लेने की बात कही गई है। यह निर्णय ग्रेस मार्क्स के चलते लिया गया है। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि प्रभावित 1563 विद्यार्थियों के लिए फिर से एग्जाम कराए जाएंगे और इसकी तारीख 23 जून निर्धारित की गई है। रिकंडक्टेड एग्जाम के परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे, जिससे 30 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया प्रभावित न हो। ये री एग्जाम सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि केवल प्रभावित 1563 विद्यार्थियों के लिए ही आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा यदि ये विद्यार्थी दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो उनके परिणाम उनके द्वारा प्राप्त वास्तविक अंकों के आधार पर घोषित किए जाएंगे, यानी ग्रेस मार्क्स हटाकर जारी किए जाएंगे। आसान भाषा में समझें तो प्रभावित विद्यार्थी रिकंडक्ट एग्जाम नहीं देंगे तो उनका परिणाम 5 मई की परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक अंकों के आधार पर घोषित किए जाएंगे और जो लोग फिर से परीक्षा में शामिल होंगे उनके पुराने अंक यानी 5 मई को प्रकाशित परीक्षा में प्राप्त अंकों को खारिज कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ उस प्रोसेस को देख लेते हैं जिसके चलते छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इसका इस्तेमाल किसी विद्यार्थी के स्कोर को संशोधित करने के लिए किया जाता है ताकि वह विभिन्न परीक्षण सत्रों के स्कोर के साथ तुलनीय हो सके। यह प्रक्रिया तब जरूरी हो जाती है जब एक ही विषय की परीक्षा कई दिनों और सत्रों में अलग अलग प्रश्नों के साथ आयोजित की जाती है। सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। हालांकि इसमें कई खामियां हैं और यह समान अवसर से कहीं दूर है। यही कारण है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का विद्यार्थियों द्वारा हमेशा विरोध किया जाता रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली रवाना हो रहे हैं। तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। इस वर्ष G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के एपुलिया रीजन में 13 से 15 जून के बीच हो रहा है। इसमें दुनिया के दूसरे बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। इसके साथ भारत और ग्लोब साउथ के अहम मुद्दों पर बातचीत करने का उन्हें अवसर मिलेगा। इस बार प्रधानमंत्री के शामिल होने के बाद G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 11वीं भागीदारी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं भागीदारी है। इस तरह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की बढ़ती मान्यताओं को दिखाती है। इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन और विकास, मध्य पूर्व और यूक्रेन संघर्ष, भूमध्य सागर जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा तेजी से उभरता क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस सम्मेलन का एक प्रमुख विषय होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं G7 की। G7 की शुरुआत 1973 में फ्रांस के पेरिस में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक से हुई थी। यह बैठक उस समय की प्रमुख आर्थिक चुनौतियों जैसे तेल संकट, बढ़ती मुद्रास्फीति और ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के पतन के जवाब में बुलाई गई थी। इसके तहत सोने के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का मूल्य तय किया गया था। बदले में अन्य वैश्विक मुद्राओं ने अपना मूल्य डॉलर से जोड़ दिया, लेकिन समय के साथ डॉलर में तय दर के मुकाबले ज्यादा उछाल देखा गया। इसलिए विनिमय दरों के लिए एक नया तंत्र तैयार करना पड़ा और इसके लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत आन पड़ी। इससे एक ऐसे मंच का विचार जन्मा जहां मुख्य आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्थिक नीतियों का समन्वय किया जा सके। इसी क्रम में
आगे बढ़ते हुए पहला G7 शिखर सम्मेलन 1975 में फ्रांस के रैम्बोइलेट में आयोजित किया गया। इसमें फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और जापान के नेता एक साथ आए। इसके अगले वर्ष कनाडा भी इसमें शामिल हो गया। वर्ष 1977 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जो अब यूरोपीय संघ है, के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेने लगे। वर्ष 1998 में रूस के शामिल होने से समूह का विस्तार हुआ और इसे G8 नाम दिया जाने लगा, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद इसकी सदस्यता निलंबित कर दी गई। G7 एक आर्थिक मंच से एक ऐसे मंच के रूप में विकसित हुआ जिसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों की एक कड़ी को संशोधित करना है। हालांकि इसमें एक स्थायी प्रशासनिक संरचना का अभाव है। यह अपनी अध्यक्षता हर साल रोटेशन के आधार पर बदलता रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के टर्म ऑफ द डे की। आज का टर्म ऑफ द डे है डेट फॉर नेचर स्वैप। कर्जे में डूबे विकासशील देश कर्जे का भुगतान करने के लिए विकसित देशों की वित्तीय संस्थाओं से मदद लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी शर्त यह होती है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर खर्च करने के लिए सहमत होना। यह बहुपक्षीय या द्विपक्षीय हो सकता है। इसे आसान भाषा में समझें तो किसी भी देश के कर्ज का एक हिस्सा विशिष्ट पर्यावरणीय परियोजनाओं में प्रतिबद्धताओं के बदले माफ या पुनर्गठित किया जाता है। इसका मकसद जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना है। डेट फॉर नेचर स्वैप की अवधारणा सर्वप्रथम 1984 में लैटिन अमेरिकी ऋण संकट के जवाब में थॉमस लवजॉय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेचर के लिए पहला डेट स्वैप कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा आसान बनाया गया था। यह एक तृतीय पक्ष स्वैप था जिसे 1987 में अंतिम रूप दिया गया था। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नामीबियाई और दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास किया गया है। भारत सरकार ने भी वर्ष 1952 में आधिकारिक तौर पर चीता को विलुप्त घोषित कर दिया। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 सही हैं और दोनों कथन गलत हैं। निजुत मोइना योजना किससे संबंधित है? बाल श्रम, बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी या इनमें से कोई नहीं? चलिए एक बार नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में पूछे गए प्रश्नों पर और जान लेते हैं उनके क्या हैं सही उत्तर। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को मनाए जाने की शुरुआत कब से और किसके द्वारा की गई थी? 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा, 2004 में अंतर्राष्ट्रीय संघ संगठन के द्वारा, 2002 में संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा, या फिर 2004 में संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और तकनीकी का अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद, यूरोपीय संघ या फिर इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी संयुक्त राष्ट्र। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराई गई संत थिरुमंगई की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति भारत को लौटा रही है। इस यूनिवर्सिटी का यह फैसला सांस्कृतिक कलाकृतियों को वापस लाने के चल रहे प्रयासों के लिए एक बड़ा क्षण है। माना जाता है कि संत थिरुमंगई की यह मूर्ति तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराई गई थी और इसे 1967 में सोथबी ऑक्शन हाउस से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एशमोलियन संग्रहालय में रखा गया था। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने मूर्ति वापसी के लिए औपचारिक अनुरोध किया था। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की परिषद ने भारतीय दावे का समर्थन किया और अब यह निर्णय चैरिटी आयोग की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। संत थिरुमंगई मूर्ति की वापसी ऐतिहासिक भूल को सुधारने का ब्रिटेन के लिए मौका है और इस तरह की पहल यूके भारत के संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी। अब हम इस मूर्ति और संत थिरुमंगई की बात कर लेते हैं। यह मूर्ति लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें संत थिरुमंगई के हाथ में तलवार और ढाल है। यह मूर्ति हिंदू धर्म और तमिल साहित्य में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है। थिरुमंगई का जन्म नागपट्टनम जिले के तिरुकुरयालूर में हुआ था। उनके माता पिता द्वारा उन्हें नाम दिया गया था नीलर। वे दक्षिण भारत के 12 अलवार संतों में से अंतिम संत हैं जो वैष्णव परंपरा से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सबसे विद्वान अलवारों में से एक और छंदों की रचना के संदर्भ में सबसे श्रेष्ठ अलवार माना जाता है। उन्होंने शैव धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी सम्मान किया।
भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। 2020 में वैश्विक मानव निर्मित उत्सर्जन का लगभग 11% हिस्सा भारत का ही है, जो मुख्य रूप से उर्वरक के उपयोग से आता है। इसके बाद चीन का स्थान आता है, जो लगभग 16% के साथ शीर्ष नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन वाला देश है। दरअसल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में N2O उत्सर्जन के वैश्विक मूल्यांकन पर एक लेख प्रकाशित किया गया था। इस लेख में पूरे विश्व को N2O उत्सर्जन के प्रति सचेत किया गया है। आपको बता दें कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक गर्म करने में सक्षम है। नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन मुख्य रूप से नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग और पशुओं के खाद से होता है। हालांकि इसका वर्तमान स्तर कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना कम है, लेकिन फिर भी नाइट्रस ऑक्साइड बहुत लंबे समय तक वातावरण में रहता है और यह वर्तमान में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वायुमंडल में N2O की सांद्रता 2022 में 336 भाग प्रति बिलियन तक पहुंच गई है, जो पूर्व औद्योगिक स्तरों से 25% अधिक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 417 भाग प्रति मिलियन है। ये उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस विकिरण बल में 6.4% योगदान करते हैं और वैश्विक तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने चेतावनी दी है कि वर्तमान N2O स्तर बदतर स्थिति में है और इसने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2050 तक 2019 के स्तर से 20% कार्बन उत्सर्जन में कमी करने का आग्रह किया है। 2020 में चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजील और रूस मानव जनित N2O के शीर्ष उत्सर्जक थे। इसके अलावा N2O का लंबा जीवन काल इसके जलवायु और ओजोन प्रभावों को बढ़ाता है। उर्वरक का उपयोग जल निकायों में प्रदूषण को बढ़ाता है। मांस और डेयरी की बढ़ती मांग खाद्य उत्पादन और नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग के माध्यम से उत्सर्जन को और बढ़ाती है। यह रिपोर्ट N2O उत्सर्जन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश भी डालती है, जिसमें भारी सब्सिडी वाले नाइट्रोजन उर्वरकों की जगह पर फसल प्रणालियों और उत्पादन प्रथाओं में बदलाव करने का आग्रह किया गया है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो 10 जून से शुरू हुए बैच में 15 जून तक एडमिशन जारी है और अभी चल रहे स्पेशल ऑफर का लाभ उठाकर 25,999 रुपए में आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने रूस के नेतृत्व वाले CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है। उन्होंने CSTO सदस्यों और अजरबैजान के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। यह निर्णय अजरबैजान की आक्रामकता, खासतौर पर नागोर्नो काराबाख संघर्ष में CSTO की प्रतिक्रिया से आर्मेनिया में फैले असंतोष के बाद लिया गया है। सोवियत संघ के पतन के बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर कई युद्ध लड़े हैं, जिस पर अजरबैजान ने बीते सितंबर में कब्जा कर लिया था। रूस के पारंपरिक रूप से आर्मेनिया के साथ संबंध रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उन संबंधों में खटास आ गई है, जबकि रूस के अजरबैजान के साथ गहरे संबंध हो गए हैं। इसके अलावा आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने CSTO के सदस्यों पर अजरबैजान के साथ मिलकर आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने का आरोप लगाया, जिसके कारण आर्मेनिया ने CSTO में अपनी भागीदारी रोक दी। बीते साल के सितंबर में अजरबैजान द्वारा नागोर्नो काराबाख पर कब्जा करने के बाद संबंधों में दरार आई, जिसके कारण आर्मेनियाई लोगों का विस्थापन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता मिली हुई है, लेकिन यहाँ के निवासी मुख्यतः जातीय रूप से आर्मेनियाई हैं। इनका आर्मेनिया के साथ गहरा सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संबंध है। इसका अधिकांश भाग गैर मान्यता प्राप्त नागोर्नो काराबाख गणराज्य द्वारा शासित था, जिसे आर्टाक गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद नागोर्नो काराबाख ने आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें करीब 30,000 लोग मारे गए। लेकिन 1993 तक आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया और इसके अलावा अजरबैजान के भौगोलिक क्षेत्र के 20% हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। इसके बाद रूस ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम करवाया। इसे बिश्केक प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। लेकिन सितंबर 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच फिर से युद्ध हुआ और इस बार अजरबैजान नागोर्नो काराबाख के आसपास के इलाके पर कब्जा करने में कामयाब रहा। रूस ने फिर से दोनों देशों के बीच एक समझौते की मध्यस्थता की और लाचिन कॉरिडोर पर शांति सेनाएं उपलब्ध कराई।
लेकिन अजरबैजान पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। इसके लिए उसने एक बार फिर हमला कर पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। अब यदि हम CSTO की बात करें तो यह सिक्योरिटी ट्रीटी थी जिस पर 1992 में 6 देशों के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इन 6 देशों में आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। ताशकंद में आयोजित होने के कारण इसे ताशकंद समझौता या फिर ताशकंद संधि भी कहते हैं। 2002 में इस ट्रीटी को एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था। इस टॉपिक पर UPSC ने 2023 के IAS प्री एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछा था। प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चर्चा में रहने वाले क्षेत्र एक तरफ था और दूसरी तरफ था समाचारों में होने का कारण। उत्तर कीवू और इटुरी, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध, नागोर्नो काराबाख, मोजाम्बिक में विद्रोह, खेरसान और जापरेजिया, इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। इसमें ऑप्शंस जो दिए गए थे केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है डी, यानी कोई भी नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने विस्थापन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 की शुरुआत से मई 2024 तक की अवधि में वैश्विक स्तर पर 120 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापन का सामना करना पड़ा। संघर्ष, उत्पीड़न और हिंसा इस विस्थापन के प्राथमिक उत्प्रेरक थे, जिससे 2023 के अंत तक अनुमानित 117.3 मिलियन लोग प्रभावित हुए। यह दुनिया की आबादी का लगभग 1.5% है, जो 2022 के आंकड़ों की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के मुताबिक वैश्विक स्तर पर जबरन विस्थापन ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। UNHCR की माने तो वैश्विक विस्थापित जनसंख्या अब लगभग जापान की जनसंख्या के बराबर हो गई है। वहीं गाजा, सूडान और म्यांमार में संघर्षों ने और भी अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया है। यदि अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में बदलाव नहीं होता तो विस्थापितों की तादाद और भी बढ़ सकती है। 2023 में कई क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण उथल पुथल का सामना किया। इसके चलते लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अप्रैल 2023 में शुरू हुए सूडान के संघर्ष ने वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े विस्थापन संकटों में से एक को जन्म दिया है, जिसमें दिसंबर तक 6 मिलियन से ज्यादा लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी तरह गाजा में चल रहे संघर्ष ने 1.7 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर दिया। अन्य संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में म्यांमार, अफगानिस्तान, यूक्रेन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया, सीरिया और आर्मेनिया शामिल हैं। वहीं इस रिपोर्ट से एक हैरतअंगेज बात पता चलती है कि 75% शरणार्थियों और प्रवासियों ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में शरण ली है। इससे इस धारणा को चुनौती मिलती है कि अधिकांश शरणार्थी अमीर देशों में चले जाते हैं। हालांकि नए शरण आवेदनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ 5 देशों में केंद्रित है, जिसमें 1.2 मिलियन आवेदनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है। उसके बाद जर्मनी, मिस्र, स्पेन और कनाडा है। UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। UNHCR वर्तमान में 135 देशों में काम कर रहा है और इस संस्था ने 50 मिलियन से ज्यादा शरणार्थियों को सफलतापूर्वक अपना जीवन फिर से शुरू करने में मदद की है। आइए अब देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। आज का टर्म ऑफ द डे है कोल्ड लावा। कोल्ड लावा ज्वालामुखी राख, मलबे और पानी का एक खतरनाक मिश्रण है। इसे लहार भी कहा जाता है। जब पानी ज्वालामुखी के ढलानों पर ज्वालामुखीय राख और मलबे के साथ संपर्क में आता है तब इसका निर्माण होता है। इससे इसमें नदी जैसा प्रवाह विकसित हो जाता है और यह अपनी गति और बल के कारण पिघले हुए लावा से भी अधिक विनाशकारी हो सकता है। ध्यान दीजिए कि कोल्ड लावा सिर्फ इसे नाम दिया गया है, वैसे नेचर में यह गर्म ही होता है। यह गीले कंक्रीट के उबलते हुए घोल जैसा दिखता है। यह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर सकता है, जिसमें इमारतें, पुल और सड़कें आदि सब कुछ शामिल है। हाल में इंडोनेशिया के सुमात्रा में इसका प्रकोप देखा गया था। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, संत थिरुमंगई से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे दक्षिण भारत के 12 नयनार संतों में से अंतिम संत हैं। उन्हें वैष्णव परंपरा से जुड़े होने के लिए जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 सही हैं या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड से संबंधित गलत कथन है या है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का पहला सबसे बड़ा उत्सर्जक है। चीन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड का जीवन काल बहुत छोटा होता है।
उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनना है। कथन 1 और 2 सही हैं, कथन 2 और 3 सही हैं, कथन 1 और 3 सही हैं, या फिर कथन 1, 2 और 3 सही हैं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नामीबियाई और दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास किया गया है। भारत सरकार ने भी वर्ष 1952 में आधिकारिक तौर पर चीता को विलुप्त घोषित कर दिया। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 सही हैं, या फिर दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न था, निजुत मोइना योजना किससे संबंधित है? बाल श्रम, बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बाल विवाह।